फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमएसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स देख चुके हैं, काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स में अच्छी खासी नॉलेज भी हो गई होगी और आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और समझने की कोशिश किया करें और रिवीजन बार बार ज़रूर किया करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना किसी ना एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। इसीलिए आप लोग सीरियसली वीडियो को देखा करें। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग का टॉपिक चल रहा था कि कोशिका विज्ञान का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो कोशिका जो होती है ये जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक और मौलिक इकाई होती है, जो विशिष्ट पारगम कला से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है, जो प्रायः स्वजनित होते रहते हैं या सेल्फ रिप्रोडक्शन जो क्रिया है वो करते रहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में अवलोकित करके कोशिका नाम दिया था। और वनस्पति शास्त्री जो स्वीडन हैं उन्होंने वनस्पति में दिया था। और जंतु विज्ञान शास्त्री जो है स्वान ने इसमें 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध कोशावाद, जिसे सेल थ्योरी कहते हैं, इसको प्रस्तुत किए थे। तो कोशिका विज्ञान आप समझ गए होंगे, जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम और भी बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपको बताना इनमें से कौन से प्रकार की कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला है जंतु कोशिका, सेकंड है पादप कोशिका, थर्ड है 1 और 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। किस प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो कल मैंने बात किया था, आपको बताया था कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका की संरचना क्या होती है। तो कोशिका की जो संरचना होती है बहुत ही जटिल होती है और इसमें अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। और कोशिका के जो 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, रसधानियाँ होती हैं, जीवद्रव्य होते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं। और कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और यह सबसे बाहर की परत होती है, जो जीव द्रव्य के स्रावित होने या जीव द्रव्य जो स्रावित पदार्थ होते हैं उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। और यह मोटी, मजबूत, छिद्रयुक्त और निर्जीव होती है। और कोशिका भित्ति कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था के समय अंतःप्रद्रवी जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है। और ये भी मैंने आपको बताया था, किसी भी कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो कई परतों में बटा होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति और मध्यपटल। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। पादप कोशिका में ही केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिगर देख लीजिए आप। इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, देखिए ये आपका कोशिका भित्ति का चित्र है। और मैंने बताया कि जो होता है ये अत्यधिक जटिल संरचना होती है और इसमें अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। अनेक प्रकार की संरचनाएं, जैसे ये हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, आप इधर देखिए न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये वैक्यूल हो गया। तो इस सारे मिलके जो होते हैं ये इनके कोशिकांग कहलाते हैं, किसी भी संरचना के कोशिकांग कहलाते हैं। और इसके कई भाग होते हैं, जैसे ये कोशिका भित्ति हो गई, और आपके ये जो है वैक्यूल्स, ये आपकी रिक्तिकाएं या इसको हम रसधानियाँ भी कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवद्रव्य होता है। यहाँ जो ये छोटे छोटे पार्टिकल इधर हैं ये आपके जीवद्रव्य होते हैं। और यहाँ पे माइक्रोकांडिया पाया जाता है, ये आपके साइटोप्लाज्म है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियाँ हरी होती हैं, आप जानते ही हैं। तो ये सारा कोशिका की संरचना है, कोशिका भित्ति की संरचना है। ये जो बाहरी वाल है ये आपकी कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति मैंने बताया कि 3 प्रकार की जो कोशिका भित्ति होती हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है वो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। उसके अंदर आप देखे होंगे द्वितीयक है, फिर तृतीयक है, फिर जो है मध्यपटल का भाग आ जाता है। तो आपका या आप फिगर के माध्यम से कोशिका भित्ति समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। कोशिका सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सेकंड है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं का बना होता है। थर्ड है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है।
तथापि सब कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती हैं। कूट में बताना है कौन से सही है, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। कोशिका सिद्धांत के संबंध में कौन सा जो है ऑप्शन आपका राइट होगा, तो देख लेते हैं। पहला है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ये है सही है। जो भी जीव होती हैं उनकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और कई ऊतक मिलकर हमारे शरीर या अंग का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका से होती है। एक कोशिका मिलती है, फिर जब उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो ऊतक बनता है, ऊतक से शरीर, अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है। तो आपका ये पहला राइट हो गया। सेकंड है प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, ये भी आपका राइट है, क्योंकि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है एक कोशिकीय, फिर एक कोशिकीय से दो कोशिकीय, बहुकोशिकीय इस तरह से बनता है। तो एक से अनेक, एक या अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बना होता है। जैसे कोई भी जीव होते हैं उनकी शरीर एक कोशिका से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद और भी है कि एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, ये भी आपका राइट है। थर्ड है प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, तथापि सब कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करते हैं। कि प्रत्येक कोशिका जो होती है स्वाधीन मतलब स्वतंत्र इकाई होती है। स्वतंत्र इकाई मतलब जैसे हमारी हाथ जो होते हैं, हाथ को हम आसानी से उठा सकते हैं, किसी भी अपने ही मतलब सेल्फ से ही हाथ को उठा सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं। और जैसे हमारा कान का काम है सुनना, नाक का काम है, ये सारे मतलब सारी कोशिकाएं जो होती हैं उसका वो स्वतंत्र होती हैं, वो अपना कार्य खुद कर सकती हैं, स्वयं कर सकती हैं। लेकिन ये भी है कि सारे कोशिकाएं मिलकर ही आपका सभी काम भी करती हैं। सारी कोशिकाओं के माध्यम से ये शरीर, जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारे पूरे शरीर पे लोड पड़ता है, पूरा शरीर उसको बैलेंस करता है किसी से भारी सामान को उठाने के लिए। और जब इसके फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है, मतलब कोशिका का, प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन फिर भी जो सारी कोशिकाएं होती हैं ये मिलकर ही काम करती हैं और फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती हैं। तो ये भी आपका राइट हो गया। और कोशिका सिद्धांत में आपका ये भी आता है कि कोशिका का जो निर्माण होता है जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य कार्य करता है। जो कोशिका द्वारा कोई भी कार्य होता है तो उसमें जो केंद्रक होता है वो मुख्य कार्य करता है। तो आपका इसमें तीनों जो है राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका है कोशिका का फिगर है, ठीक है। देख लीजिए पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं में आपकी क्या क्या पाई जाती हैं, एक मिनट। पादप कोशिका में आपकी क्या क्या पाई जाती हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका केंद्रक है, ये आपका केंद्रक है। अभी मैंने बात किया कि बीच में केंद्रक पाए जाते हैं जो कोशिका निर्माण में जो केंद्रक का मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य कार्यकर्ता आपका केंद्रक होता है। और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका देखिए छोटा सा है, ये लाइसोम्स है, ये आपका चिकनी अंडाप्रद्रवी जालिका है, ये आपका जो यहाँ पे लिक्विड पड़ा है वो कोशिका द्रव्य है, ये क्लोरोप्लास्ट है, माइक्रोटांडिया है, राइबोसोम है। और ये देखिए इसकी झिल्ली जो बनी है 3 परत आपको दिख रहे होंगे, एक पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये देखिए आपका ये सारे जो है कोशिका भित्ति हैं, कोशिका भित्ति की संरचना है। और यहाँ पे गाल्जी का है, केंद्र का झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। तो अभी मैंने किसका बात किया, आपको किसकी बात है, कोशिका भित्ति की, सेल वाल की बात की थी। तो आपकी ये देखिए कोशिका भित्ति, ये वाली संरचना आपकी कोशिका भित्ति है, ये ऐसे जो बनी है अंदर, ये कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति जो होती है आपकी पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और सबसे बाहर की परत होती है, ये जो सबसे बाहर की परत है यही आपकी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो आपका आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या है। इसमें सारे कोशिकांग है, ये सारे अंग जो है कोशिकांग होते हैं, उनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। और आपको अभी सारे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक अंग के बारे में कि किसका क्या वर्क होता है। तो अभी आज हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में देख रहे हैं, फिर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का भी देखेंगे, राइबोसोम का भी देखेंगे और लाइकोसोम, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग फिगर के माध्यम से जान गए होंगे कि कोशिका भित्ति में क्या क्या होती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है वो निम्न में से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, लिग्निन की, पेक्टिन की, जाइलन की। तो चलिए बता दीजिए प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका भित्ति जो होती है वो 4 तरह की होती हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति और मध्य पटल होता है। तो जो कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति होती है उसको हम प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। और उसके बाद यह जो कोशिका भित्ति होती है वह विभोज्योतकी कोशिकाओं और मृदुतकी कोशिकाओं से विकसित होती है। प्राथमिक भित्ति जो होती है
ये पतली, कोमल, लोचदार और पारगम होती है। पारगम मतलब आसपास दिखाई देती है। और यह केवल सेलुलोज की बनी होती है। और बहुत से कवक और ईस्ट जो होते हैं ये काइटिन के बने होते हैं। तो आपका जो प्राथमिक कोशाभित्ति है वो आपका सेलुलोज का बना होता है। केवल सेलुलोज का प्राथमिक कोशाभित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। आप मैंगो देखे होंगे, ग्रीन कच्चा मैंगो देखे होंगे, उसमें ऊपर जो ग्रीन वाली पार्ट होती है हरी हरी, वो आपका प्राथमिक सेल कोशाभित्ति में आ जाएगा। फिर अंदर देखे होंगे वाइट कलर में आता है, तो वो आपका द्वितीयक हो जाएगा। फिर उसके अंदर देखे होंगे एक पतली सी झिल्ली होती है जो कुसली के ऊपर चढ़ी रहती है। कच्चे मैंगो की बात हो रही है। उसके बाद वाइट वाला जो बीज पाया जाता है, ये सारी परत होती है। तो प्राथमिक कोशाभित्ति, फिर द्वितीय कोशाभित्ति, फिर तृतीय कोशाभित्ति, और उसके बीच में जो होता है वो मध्य पटल पाया जाता है। इन दोनों भित्तियों के बीच में जो है मध्य पटल आपका पाया जाता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लीजिए इसमें किस तरह से आपका होता है। देखिए, प्राथमिक भित्ति मैंने बताया सबसे बाहर की जो होती है वो प्राथमिक भित्ति होती है। फिर उसके बीच में आपकी द्वितीयक भित्ति है। फिर आपका ये जो ऊपर से है ये मध्य पटलिका है। फिर ये बाह्य स्तर है। इस टाइप से जो है कोशिका भित्ति के जो विभिन्न स्तर होते हैं इस टाइप से आपके होते हैं। ओके, देखिए इस टाइप से होते हैं। इसमें बहुत बारीक सा बताया हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से हम कोशिका भित्ति या कोशिका भित्तियों को प्राथमिक, द्वितीयक और मध्य पटलिका को बांट सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये आपका प्राथमिक है। फिर पहला जो है प्राथमिक भित्ति, फिर ये वाला जो परत है ये द्वितीयक भित्ति है, और ये जो है बाह्य स्तर है। फिर ये मध्य स्तर है, ये अंतः स्तर है। और मध्य पटलिका यहाँ बीच की जो परत होती है वो मध्य पटलिका के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, तृतीय कोशाभित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जाइलम की, लिपोप्रोटीन की, एक व दो दोनों की, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तृतीय कोशाभित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है आपका ऑप्शन। 1 मिनट सेकंड, क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, तो इसमें आपका प्राथमिक कोशाभित्ति क्या था? आपका केवल सेलुलोज का बना था। और जो प्राथमिक कोशाभित्ति होती है उसके जो होती है ये सेलुलोज का बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कोशाभित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जाइलम की, लिपोप्रोटीन की, एक व दो दोनों की, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तृतीय कोशाभित्ति किसकी बनी होती है? तो आपका जो तृतीय कोशाभित्ति होता है वो कभी कभी कोशिकाओं में, जैसे अनावृत बीजी जो होती है उन पौधों की जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं उसमें, और द्वितीय कोशाभित्ति के नीचे का जो पार्ट होता है वो तृतीय कोशाभित्ति कहलाती है। और यह जो होता है आपका जाइलन नामक पदार्थ से बना होता है। जाइलन नामक पदार्थ से बना होता है आपका तृतीय कोशाभित्ति। तो आपका यहाँ देखिए जाइलम दे दिया, जाइलम नहीं जाइलन होगा, जाइलन। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ये आपका आवृत्त बीजी पौधे, जैसे आप अनावृत बीजी पौधे मतलब जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनकी दारू वाहिकाओं, दाहरी मतलब जाइलम होता है, जिससे हम जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन होता है। तो जाइलम जो होती हैं, जाइलन में जो द्वितीय भित्ति होते हैं उसके नीचे, द्वितीय भित्ति के नीचे जो होती हैं आपकी तृतीय कोशाभित्ति होती है। ये आपके जाइलन नामक पदार्थ में पाए जाते हैं। और आपका जो प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे अपेक्षाकृत सबसे पहले प्राथमिक होगा, उसके ठीक नीचे आपका द्वितीय कोशाभित्ति होगा, और जो ये आपका अस्थायी रूप में होता है और उससे प्राथमिक से थोड़ा मोटा होता है, परिपक्व होता है। और ये जो होता है द्वितीय कोशाभित्ति जो होती है वो पेक्टिन, लिग्निन आदि पदार्थों से बनी होती है, और सेलुलोज का भी बना होता है। और तृतीय जो होता है वो जाइलन नामक पदार्थों द्वारा बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पास की कोशाओं को प्राथमिक कोशाभित्ति के बीच में एक रचना पाई जाती है जिसे कहते हैं। दो पास की जो कोशाएं होती हैं उसमें प्राथमिक कोशिका के बीच की जो रचना होती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक कोशाभित्ति, मध्य पटल, तृतीय कोशाभित्ति,
द्वितीय कोशाभित्ति और तृतीयक हो जाएगा। यहाँ आपका द्वितीय हो जाएगा, यहाँ पे तृतीय कोशाभित्ति। तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें रचना है जो प्राथमिक कोशाभित्ति और दो पास की कोशाभित्ति के बीच की भाग को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, फिर बीच में क्या पाए जाते हैं। तो चलिए आप लोग आसानी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो दो पास की कोशाओं की प्राथमिक भित्तियों के बीच में एक रचना पाई जाती है जिसे हम मध्य पटल कहते हैं, और यह एक तरह से सीमेंट का कार्य करता है, क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो कोशाओं को जोड़ना होता है। दो कोशाओं को जोड़ना मतलब प्राथमिक और द्वितीय को जोड़ने का काम जो करते हैं वो आपके मध्य पटल करते हैं, और ये एक सीमेंट की तरह कार्य करता है। कोशाभित्तियों के विकास के समय पहले मध्य पटल का ही निर्माण होता है। सबसे पहले जब कोशिका भित्ति का विकास होता है तो मध्य पटल ही बनते हैं। जैसे मैंगो बनता है आपका, तो ऊपर जो ग्रीन वाली परत होती है उसके नीचे जो वाइट वाली परत होती है वो आपका मध्य में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाइट वाले परत का ही निर्माण होता है। पतली सी झिल्ली ऊपर बनती है, लेकिन अंदर वाइट वाला ही जो होता है वो मोटा होते जाता है और परिपक्व अवस्था में होता जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है राइट हो जाएगा, मध्य पटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है। आपको बताना है मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है। कैल्शियम के पेक्टेट्स द्वारा, मैग्नीशियम के पेक्टेट्स द्वारा, एक बार दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है। तो मध्य पटल मैंने बताया कि दो पास की जो कोशाएं होती हैं और प्राथमिक कोशाभित्ति के बीच की रचना पाई जाती है जिसे मध्य पटल कहते हैं, और यह एक सीमेंट की तरह कार्य करता है क्योंकि इसका कार्य जो है दो कोशाओं को जोड़ना होता है। और कोशाभित्तियों के विकास के समय पहले मध्य पटल का ही निर्माण होता है, और मध्य पटल की जो रचना होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स द्वारा होता है। पेक्टेट्स मतलब उस पर जो आयन होते हैं उसके द्वारा होता है। तो कैल्शियम डबल प्लस आयन और मैग्नीशियम डबल प्लस आयन जो होते हैं इनके द्वारा आपका मध्य पटल की रचना होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। और आपका यह दोनों जो होते हैं ये विस्कस और जिलेटियम पदार्थ के रूप में रहते हैं। आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये विस्कस और जिलेटिनम पदार्थ के रूप में रहते हैं, और कोशिकाओं के परिपक्व अवस्था में मध्य पटल जो है घुल जाता है जिससे कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं, और यही कारण है कि जो कच्चे या अपरिपक्व फल होते हैं वो टाइट होते हैं और पकने के बाद मुलायम हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं। प्राथमिक कोशाभित्ति के घुलने के कारण, द्वितीय कोशाभित्ति के घुलने के कारण, तृतीय कोशाभित्ति के घुलने के कारण, मध्य पटल के घुलने का कारण। तो चलिए अभी मैंने तुरंत आपको बताया है और आप लोग डिटेल को ध्यान से सुना कीजिए ताकि आप लोग उससे रिलेटेड जो आगे वाले क्वेश्चन हो उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो अपरिपक्व फल पकने के बाद, अपरिपक्व मतलब जो कच्चा होता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता, वो फल जब पक जाता है तो मुलायम क्यों हो जाता है, किसके कारण मुलायम होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो कोई भी कच्चा फल होता है वो जब रहता है अपरिपक्व अवस्था में रहता है वो तो टाइट होता है। जैसे आप मैंगो देखे होंगे और भी टोमेटो वगैरह भी देखे होंगे, इस टाइप के जो फल होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था अपरिपक्व अवस्था में कड़े होते हैं और जैसे जैसे पकते जाते हैं मुलायम हो जाते हैं। तो ये कारण क्या है, किसके कारण होता है। तो मैंने बताया कि जो मध्य पटल होता है वो आपका सीमेंट की तरह कार्य करता है और दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। और कोशिका भित्ति का जो विकास होता है, विकास के समय से पहले ही मध्य पटल का निर्माण भी हो जाता है। मध्य पटल की जो रचना होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स द्वारा होती है। यह दोनों विस्कस और जिलेटिनिम पदार्थ के रूप में होते हैं, और कोशिकाओं के जो परिपक्व अवस्था में आपका जो मध्य पटल होता है उनकी कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं। यही कारण है कि जो कच्चे फल होते हैं वो कड़े होते हैं जबकि पके हुए फल जो होते हैं मुलायम हो जाते हैं। तो आपका जो मध्य पटल का भाग होता है, जैसे मैंगो है उसके ऊपर प्राथमिक पटल होती है, उसके अंदर मध्य पटल होता है, फिर द्वितीय पटल होता है, तो इनके बीच के जो भाग होते हैं उसे मध्य पटल कहते हैं। तो ये आपका पक जाता है। मैंगो आप देखे होंगे कच्चा रहता है या मतलब अपरिपक्व रहता है तो ग्रीन रहता है और टाइट रहता है, फिर धीरे धीरे जब पकना स्टार्ट होता है तो ये बाद में मुलायम हो जाता है। तो इसके जो मध्य पटल होते हैं वो आपके घुल जाते हैं, इस कारण जो है आपका पर पका हुआ फल जो होता है ये आपका मुलायम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, मध्य पटल के घुलने के कारण। ओके, आप समझ गए होंगे कि हमारा फल जब पकता है तो कौन सी परत उसमें घुलती है, तो मध्य पटल आपका घुल जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? आपको बताना है। जो कोशिका झिल्ली है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसकी जो रचना है उसमें यूनिट आपकी इकाई जो है ये मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन, E.J. बुटलर, माइकेली, थियोफ्रास्टस। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो आपके जो रॉबर्टसन हैं इन्होंने 1959 ईस्वी में कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के संरचना को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये कोशिका द्रव्य की वह बाहरी सीमा होती है जो विभिन्न प्रकार के अणुओं और उसके आयनों के अंदर आने जाने का जो है नियंत्रण रखती है, और यह कोशिका द्रव्य में आयनों की सांद्रता के अंतर को बनाए रखने में भी मदद करती है। और प्लाज्मा झिल्ली की जो जीव कला है या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा आदि भी इसको कहते हैं, और यह जो है जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती हैं। आपकी कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली जो जंतु और वनस्पति दोनों में पाई जाती हैं, और कोशा भित्ति जो होती है वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाली होती है, बल्कि आपके जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति जो होती है केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट हो जाएगा। रॉबर्टसन ने ही कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किया है, और कोशिका झिल्ली की ही प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की ही इंग्लिश होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? आपको बताना प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। वसा, लिपिड्स, प्रोटीन, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा मैंने बात किया अभी बताया आपको कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ये कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा होती है जो विभिन्न प्रकार के अणुओं और आयनों के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है, और जो है आपका कोशिका द्रव्य में आयनों की सांद्रता के अंतर को बनाए रखने में भी मदद करती है। प्लाज्मा झिल्ली को ही जीव कला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी नाम से पुकारा जाता है, और यह जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति जो है ये वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और इस प्रकार जो प्लाज्मा झिल्ली है ये जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है, और वनस्पति कोशिकाओं की दूसरी बड़ी परत होती है, दूसरी परत होती है। तो जंतु जो कोशिकाएं होती है उसमें सबसे बाहरी परत जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होता है, और जो वनस्पति में होती है उसमें दूसरे नंबर की होती है, और यह जो होता है वसा और प्रोटीन की बनी होती है। वसा को ही लिपिड भी कहते हैं, और कुछ कोशिकाओं की झिल्ली में थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली जो होते हैं ये इनके कई भी कार्य भी संपन्न होते हैं, जैसे पारगम्यता, पराशरण, विसरण, सक्रिय आवागमन, साइटोसिस, प्रोटीन संश्लेषण, DNA, ये सारे जो है आपके प्लाज्मा झिल्ली के वर्ग भी हैं। तो आपका जो प्लाज्मा झिल्ली है ये वसा और प्रोटीन दोनों का मिलकर बना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। इसको हम लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन भी कहीं कहते हैं। लिपोप्रोटीन मतलब लिपो मतलब लिपिड्स धन प्रोटीन। तो आपका प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ये लिपिड्स और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार कौन सा है, क्या है जिसके कारण हमारे जीवन संभव है, और यदि हमारे शरीर में वो चीज़ सूख जाए तो जीवन हमारा संभव नहीं हो सकता, हम मरे हुए अवस्थे में आ जाते हैं। तो चलिए बता दीजिए। पहला ऑप्शन है जीवद्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, सेलुलोज, लिपोप्रोटीन। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? हमारे जीवन का भौतिक आधार क्या है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं? तो हमारे जीवन या जीवन जीने का जो भी भौतिक आधार है वो आपका जीवद्रव्य है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के कारण ही हम जीवित रह सकते हैं, और हमारे जीवन की इकाई है या भौतिक आधार है। तो जीवद्रव्य क्या होते हैं? कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जो है हम जीवद्रव्य कहते हैं, और जीवों में होने वाली जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं ये जीवद्रव्य में ही संपन्न होती है। इसीलिए जीवद्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है, और इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और सबसे पहले पुरकिंसे तथा H.B. मोहल ने इस पदार्थ का जो नाम है वो प्रोटोप्लाज्म रख दिया था, और इसके कई गुण भी होते हैं, जैसे भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है। तो भौतिक गुण में क्या हो जाता है कि जीवद्रव्य जो होता है रंगहीन होता है, अर्ध पारदर्शक और अर्ध तरल पदार्थ होता है। इसमें 60 से 80% आपका जल होता है, जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं।
और आपका जो है रासायनिक गुण जो होता है, इसमें जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे मुख्य तत्व जो हैं आपके रासायनिक गुण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका जीवन का जो भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। यदि किसी जानवर या मनुष्य में अगर जीव द्रव्य सूख जाए तो व्यक्ति जो है मर जाएगा या मृत्यु हो जाएगी उसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? पुरकिंजे, एच.बी. मोहल, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो जीवद्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया है। तो चलिए बताइए। तो जीवद्रव्य को मैंने बताया कि कोशिका के अंदर जो संपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं वो जीवद्रव्य कहलाते हैं और जीवों में जो होने वाली सभी जैविक क्रियाएं होती हैं वो जीवद्रव्य में ही संपन्न होती हैं। इसीलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। और सबसे पहले पुरकिंजे और एच.बी. मोहल ने इस पदार्थ का नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। एक व दो दोनों, पुरकिंजे और एच.बी. मोहल ने दोनों ने मिलकर जीव द्रव्य का नाम जो है प्रोटोप्लाज्म रख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य में जल की मात्रा होती है, जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितनी होती है? 20 से 30%, 60 से 80%, 80 से 90%, 25 से 40%। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट। तो जीव द्रव्य जो होता है इसको सबसे पहले पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में और आपके एच.जी. मोहल ने 1846 ईस्वी में जीव द्रव्य का नाम प्रोटोप्लाज्म रख दिया। और इसके कई गुण भी हैं जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण शामिल हैं। तो भौतिक गुण में आपका जीव द्रव्य जो होता है रंगहीन होता है, अर्ध पारदर्शक और अर्ध तरल पदार्थ होता है। इसमें आपका 60 से 80% जल होता है जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। और जीव द्रव्य में जो घुलित अनेक पदार्थ होते हैं वो आयन या अणु के रूप में रहते हैं। इस प्रकार जो घोल होता है उसको हम क्रिस्टलीय घोल भी कहते हैं। और जीव द्रव्य में घुले हुए अनेक कार्बनिक पदार्थों में से प्रोटीन और वसा हो जाएंगे। इनके कण अणुओं में बहुत बड़े होते हैं क्योंकि कई अणु समूह में जुड़े होते हैं। इस प्रकार के घोल को हम कोलाइडल घोल भी कहते हैं। उसमें घुलित जो कण होते हैं उसे हम कोलाइड कहते हैं। और इससे जो जीवद्रव्य हो गया एक प्रकार का क्रिस्टल कोलाइड घोल हो गया है। और कोलाइड घोल जो होते हैं इसका दो अवस्था पाई जाती हैं, सॉल और जेल। सॉल जो होता है वो अर्ध तरल अवस्था में रहता है और इसमें घुले हुए जो कार्बनिक पदार्थ के अणु होते हैं वो दूर दूर बिखरे होते हैं। और जेल जो होता है ये गाढ़ा और अर्ध ठोस होता है क्योंकि इसमें घुलित कार्बनिक पदार्थ के अणु अधिक निकट और आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 60 से 80% आपका जीव द्रव्य में जल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल होता है? क्रिस्टलीय कोलाइड घोल, अक्रिस्टलीय कोलाइड घोल, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जीव द्रव्य क्या होता है, कैसा होता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जीव द्रव्य में मैंने बताया कि इसके गुण होते हैं जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी शामिल है। भौतिक गुण जो होता है उसमें आपका जीव द्रव्य जो होता है वो रंगहीन होता है, अर्ध पारदर्शक होता है और अर्ध तरल पदार्थ होता है। इसमें जल की मात्रा 60 से 80% होती है और इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। और इसमें जीव द्रव्य में घुलित अनेक पदार्थ आयन या अणु के रूप में भी रहते हैं। जो इस प्रकार के घोल होते हैं उसे हम क्रिस्टलीय घोल कहते हैं। और जीव द्रव्य में घुले हुए जो अनेक कार्बनिक पदार्थ के कण जो होते हैं वो अणुओं से बड़े होते हैं क्योंकि कई अणु समूह में ही जुड़े होते हैं। और इस प्रकार के जो घोल होते हैं वो कोलाइडल घोल होते हैं। और उसमें जो घुलित कणों को कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो जीव द्रव्य होता है एक प्रकार का क्रिस्टल कोलाइड घोल होता है जिसे हम क्रिस्टलो कोलाइड्स सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आपका इसमें क्रिस्टलीय कोलाइड घोल होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। जीव द्रव्य आपका क्रिस्टल के रूप में होता है क्योंकि इसमें आयन या अणु के रूप में भी होते हैं। और आपके जो घुलित अनेक पदार्थ होते हैं इसमें शक्कर, नमक, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं आपकी ये क्रिस्टलीय घोल हो जाती हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अवस्था कोलाइडल घोल में शामिल है? सॉल, जेल, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से दीजिए, क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल कोलाइड घोल किसे कहते हैं, कोलाइड घोल किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय घोल किसे कहते हैं। तो चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। जीव द्रव्य में जो घुलित अनेक पदार्थ होते हैं जैसे कि शक्कर हो गया, नमक हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो आयन या अणु के रूप में रहते हैं। और इस प्रकार के जो घोल होते हैं उसे हम क्रिस्टलीय घोल कहते हैं।
और जीवद्रव्य में जो घुले हुए अनेक कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें आपका प्रोटीन और वसा के कण आ जाएंगे। ये अणुओं में बड़े होते हैं क्योंकि ये अणु जो होते हैं एक समूह में जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार का जो घोल होता है वो कोलाइडल घोल होता है, और उसमें घुलित कणों को हम कोलाइड भी कहते हैं। और इसके जो स्पष्ट है कि जो जीवद्रव्य हो गया एक क्रिस्टलीय या क्रिस्टलो कोलाइड घोल हो गया, ठीक है। और कोलाइड घोल जो होता है दो अवस्थाओं में पाया जाता है जो एक दूसरे से आसानी से बदल सकता है। पहला है सॉल है, दूसरा है जेल है। सॉल जो होता है ये अर्ध तरल अवस्था में रहता है, अर्ध लिक्विड अवस्था में रहता है। इसमें घुले हुए कार्बनिक पदार्थ के जो अणु होते हैं वो दूर दूर बिखरे रहते हैं। और जेल तो आप देखे ही होंगे, यह गाढ़ा एवं अर्ध ठोस होता है क्योंकि इसमें जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के अणु होते हैं वो अधिक निकट और आपस में जुड़े रहते हैं। तो सॉल के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और जेल के जो अणु होते हैं वो अधिक पास और अधिक निकट होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। एक व दो दोनों, सॉल और जेल जो है दोनों आपके कोलाइड घोल की अवस्था है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है आपको बताना है। जीवद्रव्य में, कोशिका भित्ति में, रिक्तिकाएं में, माइक्रोकांडिया में। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आपका जो ब्राउनियन गति होती है ये आपके जीवद्रव्य में जीवद्रव्य में होती है। और अभी मैंने बताया कि जीवद्रव्य जो होते हैं उनके भौतिक गुण भी होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं। तो आपका ये जो ब्राउनियन गति है उनके भौतिक गुण में अंतर्गत आ जाएंगे। और साल के अंदर जो निलंबित कण होते हैं एक दूसरे से टकरा कर इधर उधर गति करते रहते हैं, इस प्रकार की गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। जैसे किसी पात्र में कोई भी विलयन डाला हुआ है तो इसके अंदर जो निलंबित कण, इसके अंदर जो कण होते हैं वो कभी इस अणु से टकराएंगे तो कभी इस अणु से, तो कभी इस अणु से, तो कभी इस अणु से, और कभी इस अणु से। इस प्रकार की जो गति होती है, इधर उधर टकरा के इधर उधर जो गति करते हैं सॉल के अंदर, ये जो कणों की गति होती है इसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। और इसी गति के कारण जीवद्रव्य में जो घुलित अणु होते हैं या कण जो होते हैं वो तल में नहीं बैठ पाते, क्योंकि वो मोशन करता रहता है। कभी इस अणु पे जाएगा तो कभी इस अणु पे, तो कभी इस अणु पे, तो ऐसे करके वो मोशन करते रहते हैं। इसीलिए कोई भी जो आपके घुलित अणु होते हैं या कण होते हैं वो तली में नहीं बैठ पाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। जीवद्रव्य में ब्राउनियन गति होती रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपका जीवद्रव्य में सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा होती है ये आपको बताना है। तो मैंने बताया कि जो जीवद्रव्य होते हैं उनके गुण में रासायनिक गुण भी शामिल होते हैं। और जीवद्रव्य एक जटिल मिश्रण होता है। जटिल मिश्रण मतलब जिसको हम अनुपात उसका जल्दी से ज्ञात नहीं सकते हैं, बहुत ही मतलब हार्ड तरीके से होता है। जटिल मतलब कि उसमें उसका हम अनुपात निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो और जीवद्रव्य जो होता है इसमें लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। 30 तत्व याद रखिएगा, जीवद्रव्य में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारे पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सभी पाए जाते हैं, लेकिन सबका परसेंटेज अलग अलग होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 65% पाया जाता है। और आपका जो कार्बन है वो 18.5% पाया जाता है आपका। और हाइड्रोजन जो है वो 10.5% पाया जाता है। और आपका नाइट्रोजन 3.3% पाया जाता है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? आपका ऑक्सीजन हो गया। 65% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है जीवद्रव्य में। जीवद्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं। और कार्बन की मात्रा इसमें 18.5% होती है। हाइड्रोजन की मात्रा आपका 10.5 होता है। नाइट्रोजन की मात्रा 3.3 के प्रतिशत के अनुपात में रहते हैं। तो इनका अनुपात जो होता है ये अलग अलग होता है, इसीलिए जीवद्रव्य एक जटिल मिश्रण होता है। और शेष मात्रा जो होती है वो सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, लोहा की और सल्फेट इत्यादि जो पदार्थ होते हैं ये सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो जीवद्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी घुले होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्तिका के चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, रिक्तिका कला, जीवद्रव्य, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो रिक्तिकाएं होती हैं उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, रिक्तिका झिल्ली कहते हैं, रिक्तिका कला कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं, उपर्युक्त सभी। तो बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो रिक्तिकाएं क्या होती हैं? इसको वैक्यूल्स भी कहते हैं। और ये जो होती हैं प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और तरुण कोशिका में इनका आकार छोटा और संख्या अधिक
होता है और परिपक्व कोशिका में इसका आकार काफ़ी बड़ा और संख्या जो है कम हो जाती है। जैसे देखिए कोई भी पत्तियां वगैरह कुछ आप देखे होंगे, कोई भी सेल वगैरह पादप कोशिका में पत्तियां देखे होंगे तो छोटे छोटे बारीक जो होते हैं, आपके बारीक बारीक जो होते हैं इसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिससे हम जो होती है पादप कोशिकाओं में पाए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। छोटा छोटा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। ये तरुण अवस्था मतलब कम एज में या छोटे यूज में। और जब जैसे जैसे ये परिपक्व हो जाते हैं, देखिए इनके छिद्र बड़े हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं और इनके जो आकार बढ़ जाते हैं और इनकी जब जब ये कई मिलके एक साथ बना लेंगे तो इनकी संख्या कम हो ही जाएगी। तो ये जो होते हैं बड़े हो जाते हैं और इनकी संख्या कम हो जाती है। और रिक्तिकाएं विभिन्न आकारों में पाई जाती हैं और रिक्तिका के जो चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत या झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसे टोनोप्लास्ट या रिक्तिका कला भी कहते हैं। और रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भी भरा होता है, जिसे हम रिक्तिका रस भी कहते हैं, और जिसमें आपका खनिज लवण जैसे नाइट्रेट्स, क्लोराइड, फास्फेट आदि, कार्बोहाइड्रेट, एमाइड्स, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, विभिन्न रंग, द्रव एवं अवशिष्ट उत्पाद जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, रिक्तिका कला। रिक्तिका के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य की एक पतली झिल्ली पाई जाती है उसे हम रिक्तिका कला कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प और फलों आदि की रिक्तिकाओं में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एंथोसाइनिन, एथिलीन, एसिटिलीन, जिलेटिन। तो आपको बताना है कि जो पुष्प होते हैं, फूल या फल होते हैं, उनकी रिक्तिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो भी मैंने बताया कि जो रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे रिक्तिका रस भी कहते हैं, और इसमें आपका खनिज लवण और आपके कार्बोहाइड्रेट, एमाइड्स, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के रंग, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। और रिक्तिकाओं का जो रिक्तिका रस होता है वो कोशिका की स्फीति बनाए रखने में विशेष सहायता भी करता है और इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। इस प्रकार ये भंडार की तरह भी कार्य करते हैं। और पुष्पों और फलों आदि की जो रिक्तिकाएं होती हैं उसमें आपका एंथोसाइनिन पाया जाता है, जो विभिन्न रंग को प्रदान करता है, जैसे नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग। ये सारा जो है आपका एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। जैसे सेब का रंग देखे होंगे, हल्दी का रंग देखे होंगे, चुकंदर, ये सारे जो होते हैं जो पुष्प या फलों को जो रंग देते हैं वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से जीवद्रव्य के भाग हैं? आपको बताना है इनमें से कौन है जो जीवद्रव्य के भाग हैं। कोशिका द्रव्य, केंद्रक, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। जीवद्रव्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो आप ये बता दीजिए कौन से इसके भाग हैं। तो जीवद्रव्य जो होता है इसके आपके दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य क्या होता है? जीवद्रव्य का वह भाग होता है जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होते हैं, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक आप देखें अंदर होता है, तो केंद्रक के बाहर, इसके बाहर मतलब इधर, और ये आपका कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो आपके कोशिका द्रव्य होते हैं। और कोशिका द्रव्य को तीन भागों में बांटते हैं, एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट और मीसोप्लास्ट होता है। तो एक्टोप्लास्ट जो होता है ये कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य होती है, तो कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग मतलब इधर का जो पार्ट होगा ये आपका एक्टोप्लास्ट हो जाएगा। और टोनोप्लास्ट जो होता है ये रिक्तिका राजधानी के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, और यह जो संरचना होती है वो प्लाज्मा के समान होती है, जिसको हम रेक्टोप्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे इसके ऊपर जो संरचना पाई जाएगी वो आपका टोनोप्लास्ट हो जाएगा, और दोनों के एक्टोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट के बीच में जो पाया जाएगा वो मीसोप्लाज्म हो जाएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो ने। ओके, तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। तो हम कोशिका और कोशिका के भाग बता दें तो कोशिका में आपका सबसे पहले जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका जो होता है, कोशिका जिसे सेल कहते हैं, इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला जो होता है कोशिका भित्ति होती है, दूसरा जीव द्रव्य होता है, तीसरा रिक्तिकाएं होती हैं। इसको कोशिका भित्ति को हम प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। फिर जीव द्रव्य जो होता है ये दो भाग में होता है, आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। रिक्तिकाएं को दो भागों में बांटते हैं, टोनोप्लास्ट और रिक्तिका रस बांटते हैं। उसके बाद आपका कोशिका द्रव्य होता है इसको फिर दो भागों में बांटते हैं, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग और उपापचय के निष्क्रिय
कोशिकांग। फिर उसके बाद आपका केंद्रक जो होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, केंद्रक कला और केंद्रक द्रव्य। और फिर केंद्रक द्रव्य के भी 2 पार्ट होते हैं, क्रोमैटिन जाल और केंद्रिका। तो इस प्रकार आपको मतलब कोशिका का जो है आपकी संरचना, इसको मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगी कि कोशिका की सारी संरचनाएं क्या होती हैं, उसके क्या क्या भाग होते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को जो है विधिवत ध्यान तरीके से अच्छे से देखा करें, रिवीजन जरूर किया करें। तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें जान के आप लोग को बहुत ही खुशी हुई होगी। और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहा करिए और बार बार रिवीजन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए होते हैं। इसीलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें और लास्ट तक ज़रूर देखा करें। और इसी क्रम में हम लोग आगे का जो भी देखेंगे सेगमेंट, उसमें कोशिका के सारे अंगों की हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को सारे अंगों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।